नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है और इसी टॉपिक पर या इसी बीमारी के जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास पादा जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टरों के पास एकदम टाइम नहीं होता, वो भी फिर भी इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आप आए हैं। अभी भी जैसा कि मैं जानता हूँ आप एक पेशेंट को अभी भी अटेंड करके हमारे पास इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको बता दूं कि ये सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं और प्लस एक ऑर्थोपेडिक भी हैं। तो इसी पर हम इनसे तमाम सवाल लेंगे और उसी के हम जवाब भी लेंगे, जिससे कि आपको जानने में आसानी हो कि ये सब तमाम समस्याएं कैसे होती हैं, इनका समाधान क्या है और इनको शुरू से ही ना होने दे जाए उसके क्या समाधान है। तो सर मेरा पहला सवाल सबसे पहले ये है कि आप इस फील्ड में कितने साल से हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद दक्षी, मुझे एक अवसर देने के लिए और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे और ऐसे डेज हम जो सेलिब्रेट करते हैं, दे आर एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसे तो सारे दिन ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक दिन हम डेडिकेट करते हैं। ये जैसे आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हार्ट डे हुआ लास्ट मंथ, ऐसे ही डायबिटीज के लिए डे, हर बीमारी को उजागर करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कैंपेन्स लॉन्च करने के लिए एक पर्टिकुलर डे हमने किया है। और 12 अक्टूबर जो है वो डेडिकेट किया गया है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसको ऊपर अवेयरनेस कैंपेन के लिए। तो मैं डॉक्टर विकास पादा हूं, मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा में। मैं ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट की फील्ड में लगभग 20 वर्षों से काम कर रहा हूं। काफी लंबा वक्त हो गया। जी, 2 दशक के लगभग मैं इस फील्ड में हूं। और श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं 7वें वर्ष में काम कर रहा हूँ। 7 वर्षों से मैं यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर की सर्जरीज ये यहाँ पे करता हूँ। और सारा जो ट्रीटमेंट है आर्थराइटिस के पेशेंट्स का, वो हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। जी सर, तो आप जैसा कि आपने बताया कि काफी लंबे वक्त से आप इस चीज में हैं और काफी सारे पेशेंट्स आपने कवर किए होंगे, तो सबसे ज्यादा जो केस हैं वो आपके सामने किस चीज के आते हैं? मतलब ऑर्थोपेडिक में बात करें तो घुटने के ही ज्यादा आते, एक तरीके जो बना हुआ है कि हाँ घुटने की जो बीमारी है वो उसको एक अलग सेगमेंट दे दिया गया कि हाँ यार ये तो होनी है एक तरीके से जाके। आज के टाइम पे जैसे डायबिटीज लोगों को नॉर्मल हो गई है, तो ये भी एक नॉर्मल बीमारी के तौर पे बन चुकी है आज के डेट में, या इसमें अवेयरनेस की जरूरत है? देखिए, इसमें जो घुटनों की प्रॉब्लम है जो तो ओल्ड एज में होती है, जैसे विद एज, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं तो वैसे ही हमारे घुटने भी घिसते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारी उम्र के साथ घिसने से होने हैं। जैसे वो कोई भी, जैसे हमारी बॉडी मशीन है, पुर्जे हैं तो घिसते हैं, कोई भी मशीन ले लो उसके पुर्जे घिसेंगे। ऐसे ही हमारे शरीर का जोड़ है, जो जोड़ क्या है, जहां पे हमारी हड्डियां आपस में मिलती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां पे। अगर हम चल पा रहे हैं, 206 से ज्यादा हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, वो कुछ हड्डियों का जॉइंट है जिसको हम जोड़ बोलते हैं, वहां आके मिलती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही हमारी मूवमेंट पॉसिबल है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे तो हमारी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और हमारी लाइफ हमने लॉकडाउन में देख लिया कि अगर ना चलें तो कैसी हो जाती है। तो वही लाइफ अगर दर्द के साथ जुड़ जाए तो आप सोचिए कि आर्थराइटिस के मरीज की लाइफ कैसी रही होगी। तो जहां तक ये आर्थराइटिस की बात है, ये है जोड़ों की सूजन। आर्थर बोलते हैं हम जॉइंट, कोई भी जॉइंट, जैसे हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं एज ए प्रोटोटाइप जॉइंट, तो ऐसे किसी भी जोड़ की, जैसे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, हिप जॉइंट है, पांव के जॉइंट्स हैं, तो ये बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो इनकी सूजन, आर्थर मीन्स जॉइंट और आइटिस मीन्स सूजन, तो इसकी सूजना और उसमें स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन, ये सिम्टम्स आते हैं, तो इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस एक बीमारी का नाम नहीं है, जैसे बुखार एक बीमारी का नाम नहीं है। बुखार के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे वायरल फीवर हो गया, जैसे आजकल चला हुआ है, डेंगू चला हुआ है, चिकनगुनिया आपने सुना है ना, बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। तो और इन्फेक्शंस, मतलब कॉजेज अलग अलग हैं लेकिन एंटिटी एक है। ऐसे ही आर्थराइटिस जो है ये एक सिम्टम कह लीजिए जिसके अलग अलग कारण हैं। तो कारण में जो हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, जो उम्र के साथ, उसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव या ऑस्टियोआर्थराइटिस।
इसके अलावा भी और आर्थराइटिस होती हैं जिनको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो सूजन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो उन पे भी हम आएंगे। ये जो हो रही है नी जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आज की डेट में, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, इनको हम आज की बोलते हैं मॉडर्न डे डिजीजेस। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आज का जो टाइम है ये टाइम है हमारा मशीनी युग जिसको हम बोलते हैं। Definitely. इसमें क्या हुआ है कि जो काम आज से कुछ दशक पहले, लगा लीजिए 40 के दशक, 40-50 साल पहले, जो हम मैनुअली करते थे, जो हम हाथों से करते थे, जो हमारी बॉडी द्वारा किए जाते, जैसे यहाँ से बाहर तक ही जाना, बाजार तक जाना, तो जब हमारे दादाजी होते थे या हमारे पेरेंट्स का टाइम था, जब हम बचपन में होते थे, तो वो हमेशा चल के जाना, उन्होंने बाजार से सामान खरीदा और आना। आज की डेट में अगर आप बच्चा सामान लेने जा रहा है तो वो स्कूटी पे बैठ के जाएगा, यूथ जाएगा वो गाड़ी में बैठ के जाएगा। तो मतलब जो काम हम बॉडी का यूज करके करते थे वो हम मशीनों द्वारा करवा रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो हो गया है वो जिसको हम बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल के बजाय हमारा बिल्कुल जो हो गया ना एक रोकथाम वाला, जिसमें हम बॉडी यूज ही नहीं कर रहे और एक आराम प्रस्त लाइफ जी रहे हैं हम। कंफर्ट्स बढ़ गई हैं, लेकिन फायदे तो है, मजा तो बहुत आता है कि जल्दी हो गया, रिमोट से दबाया, हम टीवी तक नहीं गए। हम हमारे बचपन में तो वो वाला टीवी था जब वो एंटेना होता था, उसको हम घुमाते थे, है ना, स्टेशन चेंज करना है उसका तो टीवी के पास जाके उसको घुमाना पड़ता था, है ना, तो उसमें हमारी घुटने की भी एक्सरसाइज होनी, उसमें हमारा हाथ भी घूमना, है ना। आज की डेट में क्या, बच्चा बैठेगा यहाँ से ऐसे दबाएगा, स्टेशन चेंज सब कुछ, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज होती थी, यही मैं छोटी सी एग्जांपल देके बोल रहा हूँ कि कैसे चेंज आई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है ना, बाकी बीमारियां तो आई, शुगर, डायबिटीज भी यही कारण है कि इस तरह का लाइफस्टाइल हो गया, तो डायबिटीज कॉमन है, हाइपरटेंशन कॉमन है, और इनके कॉमन होने से हार्ट डिजीज कॉमन है इंडिया में। वैसे ही ये जो दूसरी तरह का जो इफेक्ट है इसका, जो जिसको बोलते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ कंफर्टेबल लाइफ, वो हमारा किस पे शिकार हुई है, हमारी हड्डियां और जोड़ इसका शिकार हुए हैं, क्योंकि हमारी हड्डियां और जोड़ अब यूज नहीं हो रहे हैं। जब यूज नहीं होंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जब कमजोर हो जाएंगे तो ऐसे क्या होता है कि जैसे हम सिंपल वॉकिंग ही करते हैं, जैसे चलते ही हैं, तो जो हमारे टांग के मसल्स हैं वो हमारे स्ट्रांग बनते हैं जब हम चल के जाएंगे। जब हमारा चलना कम हो जाएगा तो हमारे जो टांग के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। जब हमारे टांग के मसल्स वीक हो जाएंगे तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे नी जॉइंट है, इसके आगे पीछे मसल्स होते हैं, मांसपेशियां जिनको बोलते हैं, अगर वो मजबूत होंगे तो नी जॉइंट पे स्ट्रेस कम करेगा। जैसे वीआईपीज को देखा होगा, उन्होंने बॉडीगार्ड रखे होते हैं, तो मैं ये जो मसल्स हैं इनको बोलता हूँ जॉइंट्स के बॉडीगार्ड्स, है ना। ये जॉइंट को बचाते हैं, ये जॉइंट को घिसने से बचाते हैं। जब ये मजबूत होंगे, जब ये स्ट्रांग होंगे तो जॉइंट नहीं घिसेगा इतनी जल्दी। लेकिन जब ये वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने इनको यूज ही नहीं किया, इनको हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया है, तो ये कमजोर पड़ गए, और जो बोझ इन्होंने लेना था, जो स्ट्रेस इन्होंने लेना था, वो डायरेक्ट उस जॉइंट पे जा रहा है। और दूसरा, हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण। तो 1 किलो बॉडी वेट बढ़ने से अंदाजन नी जॉइंट पे 5 किलो का स्ट्रेस बढ़ता है। तो जब उतना ही बोझ बढ़ेगा 1 किलो बॉडी वेट बढ़ने से, तो वो कितनी तेजी से घिसेगा। इसलिए जो नी जॉइंट की प्रॉब्लम पुराने जमाने में, हमारे बुजुर्गों के जमाने में 60-70 के दशक में देखी जाती थी, या 80 साल के दशक में देखी जाती थी, आज की डेट में वो 30 साल 40 साल तक पहुंच गई है, बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। तो ये इसलिए आपको हर दूसरा तीसरा इंसान, मुझे भी ओपीडी में आता है तो इवन 30s-40s में उनको नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और क्या रीजन है? सडन वेट गेन। और उनका लाइफस्टाइल पूछिए, वो पूछेंगे हम जी हमारा 8 घंटे की वर्किंग है, तो हम 8 घंटे में बैठना पड़ता है, घर पहुंचते हैं हम थक गए होते हैं, हम आके सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, फिर हम ऑफिस आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ना मूवमेंट है, और आना भी गाड़ी में, है ना, तो ना मूवमेंट है और ना ही एक्सरसाइज का टाइम है, और प्लस स्ट्रेस ज्यादा हो रही है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ती है तो खाना पीना बढ़ता है, ठीक है। उसको दूर करने के लिए हम फूड का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो खाना ज्यादा खा लो, इस तरह से फिर और ओबेसिटी और बॉडी वेट बढ़ रहा है। फूड की जैसे आपने बात की है, तो आपने बोला कि इवोल्यूशन ऑफ द लाइफस्टाइल, ये इसका एक मेन कारण है। बिल्कुल। इवोल्यूशन ऑफ द डाइट, यानी कि आज के टाइम पे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। आज की डाइट भी देखिए, हमारी पहली डाइट जो होती थी वो हमेशा आप कभी भी जो खाना बनता था एक किस्म से बैलेंस डाइट थी, वो हमारी हेल्थ के लिए होती थी।
अगर कोई सिस्टम बना हुआ है, अभी भी आप पुराने हमारी प्रथाओं में जाएंगे, उनका सबका साइंटिफिक बेसिस है। क्योंकि कोई चीज अगर बनती है तो किसी में प्रोटीन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में फैट है, किसी में विटामिन मिल रहे हैं, किसी में मिनरल्स मिल रहे हैं। तो वो इसी तरह की कॉम्बिनेशन, जैसे आप हमारे यहाँ धाम बोलते हैं हम उसको, तो उस तरह की चीजें जब बनती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो सोच होती है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो चीजें सब मिल जाएं। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम वही जैसे कंफर्ट देखा, अब हम साथ में जीव का स्वाद भी देख रहे हैं। हम अपनी हेल्थ नहीं देखते, हमारा खाना पीना इस पे निर्भर है कि टेस्टी क्या है, और हमारी इंडस्ट्रीज भी फिर उसको प्रमोट कर रही हैं। तो ये जो फास्ट फूड आ गया है, तो ये इतना कैलोरीज और इतना आपको फैट्स दे रहे हैं कि आपको उनकी जरूरत ही नहीं है, और जब वो हो रही है तो मोटापा आ रहा है। तो ये भी फैक्टर है कि ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए, आपके वेट गेन के लिए। और दूसरा, जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है वो हमें मिल ही नहीं रही हमारे खाने के, वो हमें फिर अलग से डेफिशिएंसीज, कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, कभी विटामिन B12 की हो रही है। तो जब भी हम टेस्ट करवाते हैं इसकी कमी होगी, उसकी, मतलब हमारा खान पान भी डिफेक्टिव है, उसका भी रोल है। तीसरा, कुछ खाने होते हैं जैसे ब्रोकली हो गया, बेरीज हो गया, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जोड़ों की सूजन को नेचुरली कम करते हैं। तो वो उनका भी आजकल प्रचलन कम हो गया है। उसके कारण भी जो हम आगे खाने में खा लेते थे तो वो हमें जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते थे, वो खाना भी आज मिसिंग है। आजकल बर्गर, पिज्जा और इसके जमाने में, नूडल्स के जमाने में, जोमेटो और इसके जमाने में ये सब इनकी बलि चढ़ गया है। और ये जो प्रमोट हो रही हैं ये चीजें सब आ जाके हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रही है और जॉइंट्स को और हमारे हड्डियों को इन्वॉल्व कर रही हैं। दैट इज द रीजन कि ये चीज हर दूसरे तीसरे इंसान को, और पहले तो बुढ़ापे की बीमारी थी, अब ये किसी भी एज ग्रुप में है। तो इसलिए ये कॉमन, आपको घुटनों की प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन मिलेगी, ये जो रीजंस मैंने गिनाए इसके कारण। तो जैसे कि आपने कहा कि मतलब इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ स्टाइल, ये जो आपने बताया ना कि आरामदायक जिंदगी, ये अभी स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी जब अंकित बैनपुरिया से मिले थे तो उन्होंने भी एक किसी लड़की का जिक्र किया था, एक वीडियो वायरल हुआ था कि मेरी माँ का जिम। उन्होंने बताया था कि पहले के लाइफ स्टाइल में क्या होता था कि कपड़े धुल रहे तो वो जिम हो रहा है, बिल्कुल है ना, और चक्की आटा पीस रहे घर पर उसका जिम हो रहा है, खाना बन रहा है जिम हो रहा है, तो वो आदमी फ्रेश है, ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी मतलब वहां पे हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा आपने जो मेंशन किया इवोल्यूशन ऑफ फूड, अगर हम बाहर के टाइम से आज के डेट में कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा है, एक तो फैट और एक डायबिटीज। तो दो चीज हम ले रहे हैं वो सीरियस पर असर डाल रहे हैं। शुगर एक्सेस में ले रहे हैं, फैट एक्सेस में ले रहे हैं। तो दो रीजन जो आपने बताया मेजर रीजन है जो इस चीज को इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि 30-40 साल की उम्र में ही जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है। नहीं, मैंने वही बोला ना कि जो चीजें अब 70-80 के दशक में होती थी पहले, अब ये प्रीपोन हो रही हैं, इसी कारण की बॉडी वेट। और वो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ये सर्जरी है हमारी एंड स्टेज आर्थराइटिस की। जैसे नी जॉइंट की मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कॉमनली भी नी जॉइंट की रिप्लेस करते हैं, जैसे माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में बहुत कॉमनली डन सर्जरी है, मैं पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ और काफी अच्छी और सक्सेसफुल सर्जरी। आज मेरा यहाँ का न्यूज़पेपर है उसमें इस पे लेख भी मेरा आ रहा है, तो उसके रिलेटेड मैंने लिखा है एवोल्यूशन ऑफ जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज इन इंडिया। पिछले 2 दशकों से, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सर्जरी कराई और हमारा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ, आज ये कॉमन मैन की सर्जरी बन गई है, क्योंकि आयुष्मान भारत आ गया है और एक बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट भी आज नी रिप्लेसमेंट करा रहा है। और मैं खुद सैकड़ों की संख्या में सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज उन लोगों की कर चुका हूं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो यहाँ के रूरल एरियाज के, दूर दराज के हिली एरियाज के लोग हैं। आपने नाम सुना अगर बनी, लोहाई, मल्हार, पुंछ के दूर के एरियाज, इवन जो हमारे, आपने आप इमेजिन नहीं कर सकते, नारायण हॉस्पिटल हमारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहां आके एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग, गुजर बकरवाल जैसे लोग आके नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, जिसकी एक नी रिप्लेसमेंट की कीमत 2.5 से 3 लाख है और वो एक कार्ड के साथ फ्री हो रही है। तो ये एक अजूबा, एक करिश्मा, ये अनबिलीवेबल थिंग है। वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि उन्होंने सोचा, ऐसी विजन आई उनकी कि नहीं, जो इस तरह के लोग हैं, और जम्मू कश्मीर में ये यूनिवर्सल कार्ड है, हर एक नागरिक का बन रहा है। तो इतना अच्छा समय इसके लिए आया है कि जिनको जरूरत है, गरीब से गरीब आदमी की, गांव में रहने वाले आदमी जिसको अंत्योदय, जिसका एक हमारा एक विचार चलता है कि पंक्ति के लास्ट व्यक्ति तक ये फायदा पहुंचे, तो ये जो योजना है ये इसके लिए एक प्रयास है। और मैं
ग्राउंड पे इसको क्रियान्वित होते हुए देख रहा हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इसका भाग हूँ और इसको ग्राउंड पे डिलीवर कर पा रहा हूँ। और बहुत सेटिस्फेक्शन होती है जब एक गरीब आदमी आपको दुआएं देके जाता है, जो ये बोलता है कि पिछले 10 साल से मैं घूम रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे और आज मेरी सर्जरी यहाँ बिना किसी एक रुपया खर्चे हुई है, तो ये अजूबा है। तो ये अब सर्जरीज कॉमनली होना शुरू हुई है, लेकिन कारण वही है कि प्रीपोन हो गई हैं। तो उसमें क्या क्या है कि जोड़ जो है वो इतने घिस चुके होते हैं, और एंड स्टेज क्या है, इसमें क्या होता है, जोड़ की जो हमारी यूजुअली क्या होता है, जैसे नी जॉइंट है, इनमें 3 हड्डियों का मिलन है। यहाँ पे एक थाई बोन का एंड होता है, लेग बोन टिबिया बोलते हैं जिसको, उसका एंड होता है, और एक जिसको नी ये बोलते हैं हम, पैटेला बोन, जो नी कैप बोलते हैं जिसको हम। तो ये तीनों आपस में मिलती है और नी जॉइंट बनता है। एक नेचर ने एक मैकेनिज्म बनाया है कि जो एंड्स होते हैं बोन्स के, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो मोटी सी एक लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो जब तक वो कार्टिलेज हेल्दी होती है और वहां लुब्रिकेशन का फ्लूइड होता है, तो वो जॉइंट हेल्दी अच्छे से चल रहा है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने आपको रीजंस गिनाए, वेट गेन होना, उससे स्ट्रेस बढ़ना, मसल्स कमजोर होना, वो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है, और वो घिसते घिसते उस स्टेज तक पहुंच जाती है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर तो खत्म, अब हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ खा रही है। थाई बोन जो फीमर का एंड है, वो टिबिया के एंड के साथ घिस रहा है जैसे हम खड़े होते हैं। तो वो उस तरह का, जैसे आप देखते हो कभी स्किन पे जख्म होता है तो आप कभी टच करो उसको, कितना पेन होता है, वैसे ही समझिए कि बोन्स जब वो कार्टिलेज हट जाती है तो बोन्स के एंड्स भी इतने पेनफुल होते हैं, और जब वो आपस में रगड़ खाते तो कितनी पेन होती होगी पेशेंट को। वो तो पेन तो एक बात है, दूसरा, जैसे ही ये कार्टिलेज घिस जाती है, एक्स्ट्रा बोन्स थोड़ी बनना शुरू हो जाती हैं हड्डियों के अराउंड, एंड्स के अराउंड, और उनमें टेढ़ा बनाना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी। आपने देखा होगा बुजुर्ग या वैसे लोग, ऐसे हो जाती है हड्डी और वो उनकी चाल बतख की तरह हो जाती है, ऐसे इम्बेलेंस होके, मतलब बोर्ड लेग्स जिसको हम बोलते हैं, वैसे वैसे चलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तीसरी, उनके नी जो है, जब ये एंड पॉइंट ही घिस जाते हैं, जिनके कार्टिलेज खत्म हो जाती है, तो मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, मुड़ना इनका कम हो जाता है, लॉकेज टाइप। हाँ, तो ये 3 चीजें जब हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं एंड स्टेज आर्थराइटिस। इस स्टेज में ना तो कोई दवाई काम कर पाती है, ना कोई एक्सरसाइज काम कर पाती है। इस स्टेज में जब ये पहुंच जाए तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और रिप्लेसमेंट की भी मैं बात बोलूं कि लोग सोचते हैं कि, जैसे कुछ लोग इसको नी ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, तो ट्रांसप्लांट सर्जरी अलग है, जैसे आर्गन ट्रांसप्लांट के साथ कंफ्यूज करते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं एक नी कहीं से उठाते हैं तो दूसरा लगाते हैं, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट है या लंग ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट, उसमें किसी एक डोनर का किडनी उठा के दूसरे में डाला जाता है। तो इसमें नहीं, इसमें जो नी है वो वही रहती है, उसकी जो डैमेज सरफेसेस हैं उनको हम ट्रिम करके, उनको निकाल के वहां पे हम सिर्फ कैप बना देते हैं। जैसे हम सिंपल भाषा में बोलूं, हम सबने रूट कैनाल कराया होता है तो उसके ऊपर फिर कैप लगाते हैं। तो ऐसे समझिए कि हम थाई बोन के एंड का और टिबिया के एंड का रूट कैनाल करके फिर उस पर कैप लगा देते हैं और बीच में एक प्लास्टिक का इंसर्ट लगा देते हैं ताकि मूवमेंट वापस आ जाए। तो जब ये सर्जरी हो जाती है तो जो कारण है हमारी दर्द का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बोन के एंड्स हम कवर कर देते हैं। स्टेनलेस स्टील होता है, टाइटेनियम होता है, पॉलीथिलीन होता है, ये मटेरियल है हमारे अलग अलग जो हम आर्टिफिशियल यूज करते हैं, ये बॉडी से कंपैटिबल मटेरियल्स हैं। तो वो करके हम जो कारण है दर्द का, मतलब हड्डी के ऊपर हड्डी टकराना, वही खत्म, तो दर्द खत्म। दूसरा, जो हमारी बोन टेढ़ी हो जाती है, वो एक्सिस जब उसका वो टेढ़ा हो गया होता है, तो जैसे ही हम रिस्टोर करते हैं जॉइंट को तो वो सीधी हो जाती है। जब वो सीधी हो जाती है तो चाल पेशेंट की बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जो पहले टेढ़े होके चलते थे अब सीधे होके चलते हैं। और तीसरा, जो मूवमेंट कम हो गई होती है क्योंकि वो सरफेसेस नहीं बन गई तो उसमें मूवमेंट होगी। तो जिन लोगों को ये अंदेशा रहता है कि उसके बाद शायद हम चलेंगे ना चलेंगे, हमने नी जॉइंट वैसा का वैसा है, सिर्फ उसकी सरफेस चेंज करी है, मसल्स वैसे हैं, बाकी नर्व्स वैसी हैं, बाकी सबका सब वैसा है, सिर्फ एंड एक चेंज करा। और उसको मैं अगर नाम सही देना हो इस सर्जरी को तो मैं इसको नी रीसरफेसिंग सर्जरी बोलूंगा, नी रिप्लेसमेंट के बजाय या नी ट्रांसप्लांट के बजाय। तो इसलिए लोगों के मन में डर है कि अब पता नहीं इतना बड़ा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ये भी ऐसा ही है। नहीं, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है और आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट तरीके आ गए हैं और एनेस्थीसिया की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको महसूस ही नहीं होता। आज मैं करके आया हूँ, पेशेंट अभी बैठ गया है, सुबह चल पड़ेगा।
तो उनको तो अंडर एनेस्थीसिया उनको पेन हुई नहीं अभी तक, तो कल भी थोड़ी थोड़ी अगर होती है तो वो दर्द की दवाई देकर उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो जिनको लगता है कि पता नहीं कितना दर्द होता होगा, हम 6-6 महीने बेड पे लेटे रहेंगे, ये करवाने के बाद घुटना कभी मुड़ेगा नहीं, ये सब मिथ्स हैं इसके बारे में लोगों ने फैलाई हुई हैं। तो हमारे लोग एक्चुअली यूजुअली यही सोचते हैं कि कोई तेल लगा लिया, कोई ये लगा लिया, कोई शॉर्टकट देख लिया, कोई और कोई तरीके से जिसमें हमें ऑपरेशन से ना गुजरना पड़े तो शायद उससे ठीक हो जाए। नहीं, अगर आपकी एंड स्टेज आर्थराइटिस आ गई, जिसको हम ग्रेड 4 बोलते हैं, जब आपको 3 चीजें जिन्हें मैंने बताई कि सीवियर पेन, टेढ़ापन और मुड़ना बंद हो जाए, तो आपको एक ही तरीका है इसका, नी रिसर्फेसिंग, जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, वो करवाइए। वर्ल्ड की सबसे कॉमन सर्जरी और सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, और हम बहुत कॉमनली कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती है कि अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छे दिन कब चाहिए आपको? इतनी फैसिलिटी सरकार आपकी सर्जरी का, जो ऐसे 2.5 से 3 लाख एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जिसका रेट है, वो अगर आपको एक कार्ड के साथ फ्री में मिल रही है, तो आप तब भी ना कराएं, तो मुझे नहीं लगता ये एक समझदारी है। आज जितनी मुझे नहीं लगता इतनी जो फैसिलिटी किसी सरकार द्वारा आज के बाद दी जाएगी, अब कल का कह नहीं सकते, अभी जो दौर चल रहा है इसमें ये मिल रही है। तो मुझे लगता है मेरी आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही अपील है लोगों से कि इससे बढ़िया समय और अवसर नहीं मिलेगा, और आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आप उन लोगों से पूछिए जो करवा के आ रहे हैं, जैसे वो आपको बताएंगे, वो इससे गुजरे हैं, इससे बजाय कि कोई चौथा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है या कहीं कुछ लिख के भेज रहा है जिसका कोई बेसिस ही नहीं है, आपको डरा रहा है, आपके मन में बहम आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो आते हैं, सबसे पहले 5 मिनट तो मुझे उनके मन से डर दूर करना पड़ता है, जो उनको बिल्कुल उनके मन में जो मिथ्स हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं अब हम 6 महीने बेड पे रहेंगे। मैं क्यों रहेंगे, आप अगले दिन चलेंगे। और मैं उसके बाद जरूर पूछता हूँ, मैं आपको जितना डर था मन में, क्या उतना डरने की बोलते? बिल्कुल डरने की जरूरत, हमें बिल्कुल गलत बताया गया था। तो मुझे यही अपील है लोगों से कि एक सच को जाने, साइंटिफिक बेसिस पे बात करें। ये जो प्रचलित बातें हैं, मिथ्स हैं, इन पे ध्यान ना दें। तो ये नहीं करके आप एक्सपर्ट से पूछें, जो डॉक्टर्स हैं, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, उनकी राय लें। और जो लोग इसको करवा चुके हैं, आप उनसे डायरेक्ट जाके बात करें। मैं तो यूजुअली जिन लोगों ने हमसे करवाई होती है, मैं उनसे बात करवा देता हूँ या उनके नंबर दे देता हूँ। मैं, आप सीधा बात कर लीजिए, उनसे मिल लीजिए, उनके घर जाइए, चाय का कप पीजिए और उनसे पूछ के आइए, और उसके बाद डर दूर करिए और आके करवाइए। तो ये जो फिनोमेना है नी रिप्लेसमेंट हेजिटेंसी, जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी हुई कोविड-19, हमारे देश की यही मिथ बहुत चलता है। मतलब उनको डरा डरा के कि ये हो जाएगा, ये तो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कितने लोगों की जाने गई। ऐसे ही नी रिप्लेसमेंट हेजिटेंसी के कारण, इस पे मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इसके कारण ना जाने कितने लोग जिनको नी रिप्लेसमेंट चाहिए, वो डर के घर पे बैठे हुए हैं कि हमने नहीं कराना, पता नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब अनफाउंडेड फियर्स। तो उसमें यही बोलता हूं मैं, अगर आप किसी रस्सी को सांप समझ के बैठे हो तो ये आपका बहम है। आप रस्सी को रस्सी समझे, सांप को सांप समझे। ये अच्छी सर्जरी, सक्सेसफुल सर्जरी है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप एक बार करवाएंगे तो उसके बाद भी हम आपसे बात करेंगे, तो आप एक भी बता दीजिए कि कोई चीज हमने ना बताई हो तो जो ठीक ना निकली हो। तो इसलिए मेरी अपील है लोगों से कि अगर आपको बताई गई है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और आपको सिर्फ इसी कारण की पता नहीं क्या होगा, आप आइए, हमसे मिलिए, अपना परामर्श पूरा करिए और आपको सेटिस्फाई करेंगे हम पूरा। और जिन लोगों ने करवाई हमसे इवन मिलाएंगे आपसे, तो आप, लेकिन उसको अगर आपको जरूरत है जरूर करवाइए। तो 3 बातें जो मैं आपकी मतलब एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपने जो 3 मिथ जो है बहुत बड़े जो क्लियर किया। सबसे पहली चीज है कि आयुष्मान जो आपने बताया कि ये ना होता तो ना जाने कितने लोग इस इलाज से वंचित हो जाते हैं और ना जाने आज कहाँ होते, किस कंडीशन में होते, जो आज अपने पैरों पर खड़े हैं और चल रहे हैं। मैं वही बात करना चाहता हूँ, यहाँ रामनगर करके उधमपुर में है, दूर का इलाका है, वहां के भी गांव का पेशेंट, तो वो उससे चला नहीं जाता था, बिल्कुल टांगे टेढ़ी, कमजोर हो गई। वो आए मेरे पास, तो मैंने उनको बोला, मैं आप क्यों नहीं आए थे? कद छोटा हो जाता है जब टेढ़ा हो जाता है, वो चले हुए। तो वो बोलते जी मैं आया था, मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे तब, ओपीडी की पर्ची के, तो मैं आया, मैं बाहर से चला गया, इस हॉस्पिटल में एंटर तक नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे तो पता था कि गड़बड़ है और ये है। बोलते अब ये कार्ड आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे ये फ्री हो रहे हैं, तो मैं आने की हिम्मत जुटाई, तो उनके मैंने किए, वो आज सीधे होके चल रहे हैं। और वो बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स, मतलब उनका करके फिर पता चलता है, फिर मुझे लगता है कि कितनी बड़ी सोच है जिन्होंने ये स्कीम लाई। और आप देखो, सरकारी में मुफ्त इलाज
सुना है होता है, ठीक है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट का मुफ्त इलाज होना अनहर्ड, अनथिंकेबल है। कि जो ट्रीटमेंट हम एक करोड़पति को देते हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, वही ट्रीटमेंट है आप एक बिलो पॉवर्टी लाइन को उसमें, तो इस सोच को आप क्या कहेंगे? आप उसको सल्यूट करेंगे। जहां उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं इस योजना का मतलब बहुत आभारी हूँ। कितने लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करने का मौका हमें मिला। नहीं तो यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स उनके बारे में सोचा जाता है कि ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो ये सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं। नहीं, अब यहाँ आके देखिए हम किसके लिए काम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी के लिए हम काम करें। मौका दिया हमें इस तरह की योजनाओं ने, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की योजनाएं और इनको सुदृढ़ किया जाए, इनको इम्प्रूव किया जाए, इसमें बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज हमें दी जाए, ताकि ये जो फायदा है ये देश के हर नागरिक तक, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, इकोनॉमिक स्टेटा का है, उस तक ये पहुंचे। और यही हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल है WHO का, इसी तरह से अचीव होगा। अच्छा, दूसरा जो आपने मिथ क्लियर किया कि ये जो नाम है मतलब नी रिप्लेसमेंट, इसको बहुत लोगों को अब तक शायद जानकारी ना हो कि घुटना उठा करके मतलब बदल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ सरफेस चेंज होता है, इसका नाम रीसरफेसिंग सर्जरी होना चाहिए एक तरीके से। तीसरा जो सबसे अहम जो क्लियर किया कि लोग जो कुछ लोगों की बातों में आके कर देते हैं कि इसके तेल से, ट्रांसफार्मर के तेल से लोग बोलते हैं कि लगा लीजिए, जैतून का तेल लगा लीजिए। बिल्कुल, देखो वो स्टेजेस, मैं किसी अपनी पैथी से बाहर किसी चीज पे कमेंट नहीं करता हूँ। आयुर्वेदा का भी अपना रोल है, मैं हर एक की रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरी अपनी फैमिली जो है वो एंड सरफेस में आने के बाद में फिर सर्जरी, जब ये वाली स्टेज, जैसे देखो स्टेज 1 है, 2 है, उनमें ये चीजें हो सकता है कारगर हों, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं करी। लेकिन जब ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम बन जाती है, जब बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ खाए, टेढ़ी हो जाए, है ना, और बिल्कुल सरफेस खत्म हो जाए, अब किस तेल से आप बोलोगे कि वो सीधी हो जाएगी? नहीं होगी। वो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, उसको आपको सर्जिकली ही ट्रीट करना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी तरीके से नहीं कर सकते हो उस स्टेज पे आके। और ये दूसरा मैं ये भी जोड़ूं कि ग्रेड 4 या एंड स्टेज से पहले भी अगर आप कर दो रिप्लेसमेंट, जैसे महंगी सर्जरी है, लोग फायदा उठाते हैं, तो ये भी कि इसका दूसरा पहलू भी है कि इसको ओवर किया जाता है। इसको जिसको नहीं भी जरूरत है उनकी भी की जाती है अपने फायदे के लिए। हॉस्पिटल्स करते हैं या कुछ लोग करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन जब हो जाती है तो उसमें प्रॉफिट मेकिंग नंबर 1 पे आ जाता है। तो ये भी एक गलत, अगर इंडिकेटेड पे ये जरूरी है, लेकिन जिन स्टेजेस में नहीं चाहिए वहां करना भी गलत है। ग्रेड 1, 2 और 3 का जो इनिशियल पार्ट है उसमें नहीं जरूरी है। उसमें आप नॉन ऑपरेटिवली अपने दवाइयों के माध्यम से कार्टिलेज रीजनरेटिंग कुछ एजेंट्स होते हैं जो कार्टिलेज जो परत जिसकी मैंने बात की उसको इंप्रूव करते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं उनसे, या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इसको डिले कर सकते हैं, तो वो करके तो आप नी रिप्लेसमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उन स्टेजेस पे आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, वो भी गलत है। ओवरडू नहीं करना, जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन जब चाहिए तो जरूर करनी है। यही एक मेरी तरफ से मैसेज है। अच्छा, तो आपने मतलब 2 चीजें क्लियर कर दी। एक तो ये कैसे होता है जी, ये जो बीमारी है। दूसरा आपने बताया कि इसका इलाज में क्या चीजें होती हैं, जो तमाम तरीके के मिथ से। तीसरा जो अहम सवाल है वो हम आते हैं कि इसके प्रिवेंशन, यानी सावधानी क्या बरतनी चाहिए इलाज के बाद में, और या ये ना हो उसके लिए भी। जी, जैसे कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें मैंने यही जैसे कुछ बातें मैं बता भी चुका हूं कि प्रिवेंशन का यही है कि एक तो अपनी बॉडी के जो मसल्स हैं, सब पहले मैंने बॉडी वेट की बात की, तो एक चीज होती है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? BMI। हमारे बॉडी का जो हाइट और वेट की रेशो, उसका एक इंडेक्स होता है। आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से एक आइडियल वेट है, आप उसको मेंटेन करके रखिए। उससे फिर आपके जोड़ों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो जब वो बढ़ेगा तो ओबेसिटी आएगी, तो पहला फैक्टर। दूसरा, अपने मसल्स को स्ट्रांग रखना। तो मसल को स्ट्रांग कैसे रखोगे आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है, और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए, हर जॉइंट की एक्सरसाइज करिए। वॉकिंग, लोअर लिम्ब के जॉइंट्स के लिए वॉकिंग, चलना बेस्ट एक्सरसाइज है। कोई स्पोर्ट्स के लिए तो अपनी बॉडी को यूज करिए, ठीक है। जो लाइफ से अपने लिए मिनिमम आधा घंटा एक जरूर निकालिए बॉडी की एक्सरसाइजेस के लिए, इतना तो हमें जरूर करना चाहिए। तीसरा, हमारा खान पान, जो हेल्दी डाइट है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड हैं जो मैंने गिना है भी, उनको जरूर अपनी डाइट में शामिल करिए। और दूसरा, जो ओबेसिटी बढ़ाते हैं, जो ये फास्ट फूड, इनको
ओकेजनली चलता है, कभी पार्टी में गए, कभी महीने में 2 महीने में एक बार खा लिया, कभी मन करता है आजकल पकवान देख के किसी दावत में गए तो खा सकते हैं, लेकिन रोज कल रोज जोमेटो स्विगी से रोज मिला के अब रोज यही खाएंगे तो फिर आपकी वेट बढ़ेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। के साथ साथ आपको डायबिटीज का डर रहेगा, हाइपरटेंशन का डर रहेगा, हार्ट डिजीज का डर रहेगा और जॉइंट्स भी गए। तो जो मोटापा है ना, मैं इसको बोलता हूँ मैग्नेट। मैग्नेट किसका? बीमारियों को अट्रैक्ट करने का। तो आप इस मैग्नेट को हटाएं, आपकी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। एक छोटा सा मतलब मैं बता रहा हूं। तो इसमें यही है, प्रिवेंशन यही है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा पुराने, जब हम अपने बुजुर्गों को देखें या अपने पास्ट को देखें कि हर कुछ खुद हमने अपनी बॉडी से करना है, एक्सरसाइजेस हमारी रूटीन में शामिल हैं, खान पान हमारा हेल्दी है और साइंटिफिक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एनर्जी इनटेक उतनी है जितनी हम यूज करते हैं, तो वो इम्बैलेंस रहना ही नहीं चाहिए। तो यही मोटा मोटा है कि अगर हम इसकी तरफ छोटा सा ध्यान देंगे और छोटी छोटी चीजें हैं इनको अगर हम अपनाएंगे अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में, तो इस बीमारी तक पहुंचना ही नहीं है, स्टेज तक पहुंचना ही नहीं है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ये हो भी जाती है, अर्ली जो स्टेजेस है वो हमने इसी तरह से प्रिवेंट करनी है, लेकिन अगर हो भी जाए, कुछ लोग इग्नोरेंट होते हैं, डिस्पाइट हर तरीके से उनको एंड स्टेज पहुंच ही जाती है, तब भी हमारे पास पूरा इलाज है। तब भी हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज द्वारा 100% इसका इलाज कर सकते हैं। आप नॉर्मल जॉइंट की तरह उसको यूज कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ सकते हैं। जो भी आपके मन में मिथ्स हैं, धारणाएं हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेके, वो मन से दूर करें और अगर आपको उसकी जरूरत है अपने डॉक्टर से परामर्श लें और करवाएं, जरूर करवाएं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब तमाम तरीके के मिथों से दूर रहें और अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें, उसमें डाइट को मेंटेन करें, तमाम तरीकों की जो जंक फूड्स है, फास्ट फूड्स है और डायबिटीज टाइप की जो डिशेज है उनसे दूर रहें और एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में एटलीस्ट 45 1 मिनट आधे घंटे के लिए जरूर इंक्लूड करें। तो ऐसे और जो तमाम तरीके के जो लोग जो मिस से जुड़े हुए हैं, जो तमाम तरीकों की बातों के अंदर घिर जाते हैं और फिर बीमारी के अंदर भी घिर जाते हैं उसी तरीके से, तो ऐसी अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहब को जरूर सुने, हमारे इस प्रोग्राम को जरूर देखें और किसी भी तरीके का मिथ है तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अपना इलाज का पूरा, जैसे कि आयुष्मान भारत का भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया पूरा, कि उसका लाभ आज की डेट में हर वर्ग उठा रहा है, इसका लाभ ग्राउंड लेवल पे मिल भी रहा है। ये कोई पेशेंट नहीं, हम नहीं, ये सिर्फ खुद डॉक्टर साहब अपने आप से बता रहे हैं कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काफी पेशेंट को इस चीज के लिए अटेंड किया हुआ है और बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया, जो निम्न वर्ग के लोग थे या जो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे, जो इससे वंचित रह सकते थे, तो वो भी आज की डेट में एकदम ठीक है। सिर्फ किस वजह से? एक फिजिकल जो अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस और दूसरी चीज कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उनके कारण। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, जो तमाम तरीके के आपने हमारे जनता को, दर्शकों को जो अवेयरनेस दी है कि तमाम चीजों की मिथ्स के अंदर जो वो घिरे हुए थे, एक धारणा जो बनी हुई थी कि इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, वो एक धारणा हो गई, इलाज होगा कैसे, वो एक धारणा हो गई, इलाज के बाद क्या होगा, वो एक धारणा हो गई। वो सभी सवालों के जवाब आपने जिस तरीके से दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत आपने कीमती वक्त दिया। क्योंकि ये जो डेज होते हैं, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, तो ये मैंने जैसे शुरू में बोला अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो आपका चैनल जैसे जो हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया है जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपने मुझे ये अवसर दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि जो हमारा एम है इन डेज को सेलिब्रेट करने का, वो हम पूरा कर पा रहे हैं, वो आपके सहयोग से ही होगा। और मुझे यही उम्मीद है कि ये अवेयरनेस ना सिर्फ एक दिन तक सीमित रहे, ये साल हर दिन हम इसको फैलाते रहें और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, तो हम ये जरूर करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने सबसे पहले कीमती वक्त दिया अपना, और इसी तरीके के और अवेयरनेस के प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।